जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण सर आपके अपने YouTube चैनल एएस बड़ा क्लासेस में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग क्लास 10th के साइंस में जो प्रकाश का टॉपिक स्टार्ट किए थे, प्रकाश के टॉपिक पर इसका थर्ड लेक्चर है। और इस थर्ड लेक्चर में हमारा जो आगे का मैटर है वो आज है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना से। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनना में कितने प्रकार के बनते हैं प्रतिबिंब, कैसे बनते हैं, एक अच्छे चित्रात्मक तरीके से हम लोग एक सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। यह है हमारी हेडिंग है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और एक तरीके से बहुत बेहतरीन सेशन के साथ हम लोग एक बनाएंगे, अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो बात समझिएगा। हेडिंग क्या है? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो समझिए, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दो प्रकार के बनते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कितने प्रकार के बनते हैं? दो प्रकार के बनते हैं। अब पहला क्या है? चित्र के तरीके से प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होता है, ये सब हम लोग सीखेंगे ध्यान से। तो इसमें पहला कंडीशन आपको क्या रखना है कि उत्तल दर्पण द्वारा, बात समझिएगा, लिख देते हैं यहां पर, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दो प्रकार के बनते हैं। दो प्रकार के बनते हैं। अब इसमें पहली हेडिंग क्या है? पहली हेडिंग है भाई, जब वस्तु अनंत पर है, या जब वस्तु अनंत पर हो। अब समझिएगा, तो आपको इसके पहले लेक्चर में हम बताए थे कि उत्तल दर्पण का चित्र कैसे बनता है, प्रकाश किस साइड से आती है, किस साइड से इसका रिफ्लेक्शन होता है, ये सब बता दिए थे। तो समझिएगा, ये है आपका एक दर्पण, और ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? ये उत्तल दर्पण है। दर्पण में आपको पढ़ाए थे, लास्ट वाले सिरे को M1 और M2 कहते हैं, और यहां से एक रेखा ये जा हुई रहती है, जहां पर इसको हम ध्रुव कहते हैं, इसको फोकस कहते हैं, और इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसमें दर्पण के एक साइड वस्तु रखी होती है, और जिस साइड पॉलिश नहीं की गई होती है उस साइड से प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, तो समझिएगा, दर्पण के इस साइड अनंत पर कहीं दूसरी साइड, जिस साइड पॉलिश नहीं की गई है उस साइड से प्रकाश तरंगें आती हैं, प्रकाश किरणें आती हैं। तो ये क्या है? जब वस्तु अनंत पर हो। समझिएगा, जब वस्तु अनंत पर है तो वस्तु पर अनंत पर रखी जाएगी, तो ये सबसे पहली प्रकाश किरण आएगी, दर्पण से टकराएगी। उसके बाद वह सर्वप्रथम प्रकाश किरण दर्पण से अनंत से आती हुई, अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से टकराएगी और यहां से परावर्तित हो जाएगी। समझिएगा, क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। इसके बाद फिर एक तरंग यहां से, मान लो कितनी भी तरंग भेज सकते हो, लेकिन हम यहां पर समझेंगे बस केवल एक किरण फिर आई, मान लो, फिर यहां से इसका रिफ्लेक्शन हो गया, परावर्तन हो गया। और एक काम करेंगे, जहां पर जितने कोण से इसका रिफ्लेक्शन हुआ है उसी से हम इसको पीछे की ओर मिला लेंगे। और जहां पर दोनों किरणें मिलेंगी, यही पर इसका क्या बन जाएगा भाई? प्रतिबिंब। इस तरीके से नीचे से भेज सकते हैं। ये देखो, ये परावर्तित हो गई, और ये जा करके इसको मिला सकते हो यहीं फोकस पर। तो जहां पर सारी किरणें मिलेंगी, एक और खींच देते हैं। फिर ये देखिए, ये इसका रिफ्लेक्शन हुआ। तो समझिएगा, जिस बिंदु पर ये सभी किरणें मिलेंगी वहीं पर इसका क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? प्रतिबिंब बन जाएगा। ये हमारा है जब वस्तु अनंत पर है। तो इसका थ्योरम लिखिएगा। हम लोग लिखेंगे इसमें क्या, कि जब वस्तु अनंत पर हो तो इसका
तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। जो पहली बात हम आपको बताए थे कि अगर जिस ओर वस्तु रखी गई है उसी ओर प्रतिबिंब बने तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। लेकिन अगर जिस ओर वस्तु रखी गई है उसके दूसरी ओर प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है तो वो प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। ध्यान से देखिएगा, तो इसमें क्या होगा भाई? फोकस बनेगा जो क्या होगा? आभासी कमा सीधा तथा अत्यंत छोटा अर्थात बिंदु के आकार का बनेगा। अर्थात बिंदु के आकार का बनेगा। तो बात समझिए, ये हमारा एक चित्र कंप्लीट होता है। कौन सा? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनने में जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो। तो बात फिर से एक बार समझ लीजिएगा, जब वस्तु अनंत पर है तो इसमें सर्वप्रथम जिस ओर पालिश की गई है उसके विपरीत दिशा से प्रकाश किरणें आएंगी। तो इस साइड से प्रकाश किरणें आई हैं, ये यहाँ जाकर के परावर्तित हो गई है, यहाँ जाकर ये परावर्तित हो गई है। इसको पीछे की ओर मिलाएंगे, जहाँ पर सभी किरणें मिलेंगी वहीं पर इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। तो प्रतिबिंब कैसा होगा भाई? आभासी होगा, सीधा होगा और अत्यंत छोटा, अर्थात हम बोल देंगे कि बिंदु के आकार का होगा। कैसा होगा? बिंदु के आकार का होगा। ये हमारा जब वस्तु अनंत पर है तो इसका चित्र और थ्योरी दोनों कंप्लीट हो गई। हाँ, तो सेकंड इसमें चित्र की चर्चा करते हैं। तो ये सेकंड चित्र में क्या है? सेकंड वस्तु कहाँ रखी जाएगी, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो बात समझिएगा, ये इसका सेकंड है। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो दो प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, पहला हम लोगों ने देख लिया है। जो सेकंड देखेंगे वो वस्तु कहाँ होगी, कहाँ से किरण आती है, कहाँ परावर्तित होकर के जाती है, कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, ये हम सब लोग देखेंगे। ध्यान से देखिएगा। तो इसमें क्या है कि भाई जब वस्तु कहां पर है? अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो। वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो, किसमें? उत्तल दर्पण में। तो इसमें क्या होता है समझिएगा, ये भाई क्या है? यह है एक दर्पण, वो भी कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। बात समझिएगा, ये इसका M1 और M2 सिरा अर्थात अंतिम सिरा माना जाता है। और यहां से किरणें होकर जाती, ये होती है मुख्य अक्ष, और ये इस पर माना जाता है फोकस, और ये इस पर माना जाता है क्या? वक्रता केंद्र। तो समझिएगा, वस्तु ये इधर अनंत है और यह है ध्रुव पोल। तो वस्तु कहाँ रखी गई है भाई? वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में रखी गई है। अर्थात ये हमारा अनंत का भाग है और ये हमारा ध्रुव का भाग है। तो वस्तु कहाँ रखी गई है? अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं रखी गई है। तो समझ लिया, हम मान लेते हैं कि वस्तु यहां पर रखी गई है। वस्तु कहाँ रखी गई? O और O डैश पर मान लेते हैं हम लोग। यहाँ इतनी लंबाई की वस्तु रखी गई है। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से एक प्रकाश किरण जाएगी, ये देखिए, दर्पण से टकराएगी और फिर जानते हो कि रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा प्रकाश का, ये रिफ्लेक्शन हो गया, प्रकाश का परावर्तन हो गया। लेकिन हम इस जो इसका परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण है, इसको आभासी रूप से हम यहाँ मिलाएंगे और कहाँ मिलेगी? जा करके फोकस पर मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी? फोकस पर मिल जाएगी। और यहाँ से डायरेक्ट एक किरण यहाँ पे जाएगी ऐसे, जो समझिए कि वक्रता केंद्र के बिल्कुल सामने जाएगी। समझिएगा, ये क्या हो जाएगा? इसका भी रिफ्लेक्शन हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। और ये डायरेक्ट जाकर के कहाँ मिलेगी? ये डायरेक्ट जाकर के मिलेगी वक्रता केंद्र को जाएगी। समझिएगा, अगर कोई भी प्रकाश, समझिएगा ध्यान से, अगर कोई भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जो होकर के जाती है,
या वक्रता केंद्र से आभासी रूप से जाएगी तो समझिए वो उसी माध्यम में जाएगी और वक्रता केंद्र से आभासी रूप से परावर्तित होकर के वो इसी माध्यम में फिर लौट जाएगी। तो उधर ना जा करके अगर कोई द्वितीय प्रकाश किरण जो भी वस्तु से निकलती है अगर वो वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह कहीं और विचलित नहीं होती है, डायरेक्ट उसी बिंदु पर उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ये दर्पण का कुछ रूल्स होता है भाई। दर्पण के रूल्स में कुछ नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर, पहला दूसरा तीसरा 3 रूल्स होते हैं, एक तरीके से समझ लो, बता देते हैं कि अगर कोई भी मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश किरणें जा रही हैं, अगर उसका रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा या अपवर्तन एक तरीके से हो जाएगा तो वह डायरेक्ट द्वितीय उसके फोकस पर मिलेंगी। कहाँ पर मिलेंगे? उसके फोकस पर मिलती है। लेकिन अगर कोई भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है या वक्रता केंद्र से जाएगी तो प्रकाश की किरण का उसी दिशा में परावर्तित हो जाता है या परावर्तन हो जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ समझिएगा कि अगर वक्त यहाँ पर देखिए मुख्य अक्ष के समांतर पहली किरण गई तो ये फोकस से होकर चली आई, लेकिन यहाँ वक्रता केंद्र से जाने के कारण ये उसी दिशा में फिर इधर से आई और फिर इसी दिशा में चली गई। समझिए, तो जहाँ पर दोनों किरणें आपस में मिलेंगी वहीं पर हमारा क्या बन जाएगा? इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो बात समझिएगा, ये I और I डैश ये इसका प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, जो कहाँ प्राप्त हो रहा है? ध्रुव और फोकस के बीच में प्राप्त हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होगा? इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा फोकस और ध्रुव के बीच में प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा भाई? आभासी प्राप्त होगा, सीधा प्राप्त होगा और वस्तु से छोटा प्राप्त होगा। बताए थे ना कि अगर जिस साइड आप लोग वस्तु रखे हो अगर उसका प्रतिबिंब उसी साइड प्राप्त हो रहा है तो समझ लो ध्यान से कि वो वास्तविक होगा। लेकिन अगर जिस साइड वस्तु रखी है अगर उसके विपरीत दिशा में कोई प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है तो वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब माना जाएगा। तो बताओ ये कौन सा प्रतिबिंब है? इसका आभासी प्रतिबिंब है। तो थ्योरम लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। जब कैसे लिखते हैं हम लोग, समझिएगा। जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में है तो इसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। बात समझिएगा आगे। जो आभासी कामा सीधा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। कोई दिक्कत? 2 लाइन की थ्योरी है भाई। जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में है तो इसका प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा, जो आभासी होगा, सीधा होगा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। तो यहां पर देखिए, तो आज हम लोग 2 चित्र कंप्लीट कर चुके हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के वर्णन में कितने प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? 2 प्रकार का। जब वस्तु अनंत पर है और जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में है। दोनों कंडीशन भी देख चुके हैं। किरण कहाँ से जाती है, कहाँ से परावर्तित होती है और कहाँ से आभासी रूप से अपवर्तित होती है, ये सब कंडीशन हम लोग देख चुके हैं। प्रतिबिंब दोनों तैयार हो चुका है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों प्रतिबिंब पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी। ध्यान समझिएगा चिन्ह परिपाटी क्या होती है, ठीक है ना। पहले संबंध पढ़ लेते हैं। इसके बाद हेडिंग हमारी क्या रहेगी भाई? वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। इसका अर्थ क्या होता है? अर्थात कोई ऐसा एक सूत्र, कोई ऐसा फार्मूला
जिसमें वक्रता त्रिज्या दिया गया है और फोकस दूरी दी गई है। तो कोई एक नया फार्मूला बनाए या कुछ नया सूत्र लिखें, क्या बनता है जिसमें वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दिखाई पड़े। तो बात समझिएगा, अगर हम चित्र से आपको समझाते हैं या चित्र समझिए, तो अगर कोई भी दर्पण हो भाई, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, कोई भी दर्पण है, तो हम लोग देखते हैं कि अगर मान लिया कि यह अवतल दर्पण, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, यहां से ये मुख्य अक्ष गई हुई होती है इधर, यह इसका ध्रुव, ये मुख्य अक्ष। हम लोग कैसे समझ लेते हैं कि यहां पर हो गया फोकस और यहां पर हो गया वक्रता केंद्र, कैसे इसको समझते हैं बताइए, कैसे समझते हैं। तो वक्रता केंद्र के हम आपको पहले लेक्चर में थ्योरी बता दिए थे कि भाई वक्रता केंद्र है क्या। तो अगर वक्रता केंद्र की थ्योरी समझते हैं कि वक्रता केंद्र है क्या, तो बताइए, समझिएगा, हम आपको बताए थे कि कोई खोखला गोला है, कोई खोखला गोला है, किसी खोखले गोले को केंद्र मानकर यहां से इसके मध्य से काटा गया एक खंड, एक मध्य से काटा गया एक खंड, ये कहलाता है गोलीय दर्पण। क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो बताओ, ये इसका सेंटर आया, ये देखो, ये इसका केंद्र आया कि नहीं आया, तो यही इसका कहलाता है वक्रता केंद्र। क्या कहलाता है इसका, वक्रता केंद्र। तो हम लोग कह सकते हैं कि दर्पण को, इस दर्पण को जिस केंद्र से काटा गया है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और तो फिर फोकस कहां से आ जाता है, तो हमेशा समझिएगा, जो ध्रुव है और वक्रता केंद्र है, इसका जो एकदम मध्य बिंदु होगा, मिड पॉइंट होगा, वही कहलाता है फोकस बिंदु। क्या कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है। तो अगर हम दूरी की चर्चा करते हैं, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। इसको लिखते हैं कैपिटल आर से। किससे लिखते हैं, कैपिटल आर से लिखते हैं। और इसके बाद ये जो फोकस होता है, और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम कहते हैं भाई फोकस दूरी, और इसे लिखते हैं एफ से। कैसे लिखते हैं, हाँ, ये फोकस बिंदु कैपिटल एफ मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये फोकस बिंदु कैपिटल एफ माना जाता है, और फोकस दूरी जो होती है ये स्मॉल एफ माना जाता है। तो अगर हम फोकस दूरी की बात करते हैं, भाई फोकस दूरी क्या है, दर्पण का ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यहीं पर हेडिंग लिखा गया है वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी एफ में संबंध। तो बात समझिएगा। अच्छा, ये बताओ कि जो आर है, आर का आधा ही तो है फोकस ना। अगर आपको फोकस दूरी निकालनी है, तो अगर आर को आधा कर दोगे भाई, तो क्या हो जाएगा, फोकस निकल आएगा। और आधा का मतलब होता है बटा दो। आधा का मतलब क्या होता है, बटा दो। तो समझिएगा, तो यहां पर हम सूत्र कैसे प्राप्त करेंगे, जो फोकस दूरी होगी, ये फोकस दूरी एफ, फोकस दूरी एफ इक्वल टू, और जो वक्रता त्रिज्या है कैपिटल आर, इसका क्या कर दो, आधा। अगर हम लोग वक्रता त्रिज्या का आधा कर देते हैं, तो आ जाती है फोकस दूरी। क्या आ जाती है, फोकस दूरी। तब यहां पर लिखते हैं एफ इक्वल टू आर अपान 2, वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी कहलाता है। तो यहां हो जाता है तो भाई एफ इक्वल टू आर अपान 2, एफ इक्वल टू आर अपान 2, ये क्या होता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा आर बराबर 2f। क्या हो जाएगा, आर बराबर 2f। मात्रक, मात्रक क्या होगा, दूरी का मात्रक मीटर हो भी करता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक फार्मूला बनता है भाई, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बात समझिएगा, आपको हम बताए थे कि आपके एग्जाम में अब फिजिक्स में 7 नंबर का बहुविकल्पी पूछता है। जो प्रकाश के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छा बना देता है कि किसी अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, मान लो कोई अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो जितना वक्रता त्रिज्या दिया है उसका आधा कर दो, क्या निकाल आएगी, फोकस दूरी निकाल आएगी। वक्रता त्रिज्या को आधा कर दो, फोकस दूरी निकल आएगी। तो यही तो होता है ना भाई वक्रता त्रिज्या।
तो ये होता है F इक्वल टू R अपान 2 या R बराबर 2F। R बराबर 2F अर्थात F का दुगुना कर दो, क्या प्राप्त हो जाएगा? R, वक्रता त्रिज्या। तो इसका सूत्र ये वाला होता है कि वक्रता त्रिज्या R और फोकस दूरी में संबंध F इक्वल टू R अपान 2। ठीक है। सेकेंड, U मीन्स क्या होता है? वस्तु। V वस्तु की दूरी मान सकते हो। V मीन्स क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। और F इक्वल टू क्या होता है? फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण में ये दोनों सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल दो ही सूत्र मानो कि चलो। और एक है आवर्धन क्षमता का, तो आवर्धन क्षमता को भी बताया जाएगा, लेकिन समझिए पहले ये दोनों चित्र। तो अगर हम चर्चा करते हैं, इसको इरेज करते हैं और सूत्र के बारे में बताते हैं, तो समझिएगा। UVF में संबंध, तो U मीन्स होता है वस्तु की दूरी, V मीन्स होता है प्रतिबिंब की दूरी, F मीन्स होता है फोकस दूरी। तो अगर हम संबंध की बात करते हैं तो सूत्र हो जाता है F इक्वल टू 1 अपान F, समझिएगा 1 अपान F इक्वल टू 1 अपान V प्लस 1 अपान U। ये होता है UVF में संबंध क्या होता है? 1 अपान F इक्वल टू 1 अपान V प्लस 1 अपान U। ये होता है UVF में संबंध, अर्थात फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी के बीच संबंध, अर्थात इसका संबंध का सूत्र का होता है। देखो इसमें तीन चीज ही दिखाई दे रहे हैं, एक U, एक V और एक F। अगर का हिंदी में कहें तो जहां करके आपको पढ़ा देते हैं, बता देते हैं। F का मान क्या होगा? फोकस दूरी, फोकस दूरी। U मीन्स क्या होगा भाई? वस्तु की दूरी। V मीन्स क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। और इस पर न्यूमेरिकल्स लगता है, जो न्यूमेरिकल्स लगे उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात हो जाती है, ठीक है ना। और न्यूमेरिकल्स जब बनाता है तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का मिक्स करके बनाता है। तो इसके पहले न्यूमेरिकल्स लगाने के पहले हमको समझना होगा एक चिन्ह परिपाटी के बारे में। और चिन्ह परिपाटी भाई कैसा होता है समझिएगा कि अवतल दर्पण में अब ये फोकस दूरी आ गई, ये वस्तु की दूरी आ गई, ये प्रतिबिंब की दूरी आ गई। इसका चित्र कैसे होता है? चिन्ह परिपाटी का मतलब होता है इसका चिन्ह, जो चिन्ह होगा माइनस का, प्लस का, कौन प्लस में होगा, कौन सा माइनस में होगा, ये चिन्ह परिपाटी समझना बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल लगाने के पहले। तो इसके बाद हम लोग समझेंगे क्या चिन्ह परिपाटी के बारे में। तो समझिएगा चिन्ह परिपाटी कैसे होता है और कैसे हम लोग दर्शाएंगे चिन्ह परिपाटी का, ठीक है, तो समझिएगा। हाँ तो देखते हैं भाई चिन्ह परिपाटी में क्या होता है। बताया था आपको अभी कि एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में चिन्ह क्या माने जाते हैं, उत्तल दर्पण में चिन्ह क्या माने जाते हैं, वही चीज कहलाता है चिन्ह परिपाटी। क्या कहलाता है? चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह का मतलब वही प्लस और माइनस का चिन्ह। तो पहले हम लोग सिंपल तरीके से समझेंगे, उसके बाद ग्राफ के तरीके से समझेंगे। पहले सिंपल तरीके से बता देते हैं, उसके बाद फिर ग्राफ के तरीके से बताएंगे। भाई ध्यान से देखना है। जैसे अगर हम मानते हैं इधर है अवतल दर्पण, इधर क्या है अवतल, और इधर आता है उत्तल दर्पण लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो समझिए फोकस जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो F होती है, जो F मीन्स क्या होती है? फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा बात यहाँ माइनस में होती है। क्या होती है? माइनस में होती है। और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी कहाँ में होगी? प्लस में होगी। अवतल दर्पण में U कहाँ में होगी? माइनस में होगी। उत्तल दर्पण में भी अवतल दर्पण में U कहाँ में होगी? माइनस में होगी। उत्तल दर्पण में भी U माइनस में ही होगी। अगर हम V की चर्चा करते हैं तो इसमें दो प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। एक बनता है वास्तविक और एक बनता है आभासी। एक कैसे बनता है? आभासी। तो समझिएगा अगर उत्तल दर्पण की चर्चा करते हैं, अवतल दर्पण की चर्चा करते हैं, दो प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, एक वास्तविक और एक आभासी। भाई जो होगा वास्तविक, पहली बात तो वो होगा माइनस में, और जो होगा आभासी वो होगा प्लस में।
और इसमें चर्चा करते हैं तो इसमें v केवल एक ही प्रकार का बनता है और वो कैसा बनता है, आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनता है। और ये आभासी बनेगा, लेकिन चिन्ह इसमें कैसा होगा, इसमें अगर आभासी प्रतिबिंब बनता है तो चिन्ह क्या होगा, इसमें भी चिन्ह आएगा प्लस में ही आएगा। किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। आभासी क्या में आएगा, प्लस में आएगा। तो अगर आप याद करना चाहो तो डायरेक्ट याद कर सकते हो। अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में। अवतल दर्पण की वस्तु हमेशा कायम होगा माइनस में, उत्तल दर्पण में वस्तु कायम होगा माइनस में। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक होगा तो माइनस और आभासी होगा तो प्लस। और इसमें उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, वास्तविक प्राप्त नहीं होता है और ये होता है माइनस में, प्लस में होता है। तो अगर हम इसको चित्र के तरीके समझें तो कैसे चित्रात्मक तरीके समझ सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, इधर हम लोग चित्र बना करके और समझेंगे कैसे बनेगा। तो समझिए चित्र, ध्यान से देखिएगा। ये चिन्ह परिपाटी से आता है। चिन्ह परिपाटी हमेशा आता है निर्देशांक ज्यामिति से। मतलब अगर हम निर्देशांक ज्यामिति में अक्ष में बांट देते हैं, किसे बांट देते हैं, अक्ष में। तो समझिएगा, जैसे हम लोग बना लेते हैं भाई एक अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। और इसका खंड काट देते हैं अक्ष। ये देखो, अक्ष में बांट दिए भाई। ये कहलाएगा एक्स अक्ष और ये कहलाएगा वाई अक्ष। और ये वाई का डैश माना जाएगा, ये एक्स का डैश माना जाएगा और ये माना जाएगा ध्रुव। ध्रुव है ये दर्पण का भाई पी है। तो ये एक्स अक्ष डैश वाला सिरा ये माना जाता है माइनस की ओर और ये माना जाता है प्लस की ओर। ये माना जाता है प्लस की ओर ऊपर और नीचे माना जाता है माइनस की ओर। तो अगर कोई भी वस्तु अवतल दर्पण में इधर वस्तु रखी जाती है तो हमेशा देखो वस्तु एक्स अक्ष यहाँ पर एक्स अक्ष के इस साइड रखी जाती है तो प्रत्येक वस्तु समझिए ये माइनस में होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये अक्ष कौन सा है देखो पहले, माइनस में। तो ये अक्ष माइनस में होने के कारण वस्तु हमेशा इसी साइड रखी जाती है और इस साइड अगर कोई भी बिंदु होगा, वक्रता केंद्र, फोकस दूरी, कुछ भी होगी, वक्रता त्रिज्या, और जब इसी पर वस्तु रखोगे तो वस्तु की दूरी यही साइड रखने के कारण ये हमेशा दूरी, ये वाली दूरी कायम होगी। ये दूरी समझिएगा माइनस में होगी। कैसे होगी ये दूरी, माइनस में होगी। अगर इसके ऊपर ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई हमेशा प्लस में होगी। ऊंचाई कहाँ में होगी, प्लस में होगी। और इस साइड दूरी कहाँ में होगी, इस साइड दूरी होगी प्लस में, ठीक है। और ऊपर साइड अगर कोई वस्तु की ऊंचाई बनती है, कोई भी ऊंचाई वाली चीज आ जाएगी तो ये कायम हो जाएगी, ये भी प्लस में होगी क्योंकि वाई अक्ष साइड जा रही है। और यही तरीके से अगर नीचे कोई भी चीज बनेगी तो नीचे कहाँ में आ जाएगी, माइनस में आएगी। क्या में आएगी, नीचे माइनस में आएगी। तो समझिएगा, अगर हम अवतल दर्पण की चर्चा करते हैं तो अवतल दर्पण में वस्तु यहां पर रखी जाती है, इस पर रखी जाती है, इस पर एक्स अक्ष पे। तो बताओ वस्तु की दूरी कहाँ में होगी, माइनस में होगी। क्योंकि जितनी भी हम आपको पहले सेकंड लेक्चर में बता चुके हैं कि सेकंड लेक्चर में बताया है कि अगर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनाना है तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 6 प्रकार का बनता है, जिसमें 6 प्रतिबिंब यही साइड रखे जाते हैं और 5 का प्रतिबिंब तो इस साइड बनता है वस्तु की ओर, लेकिन एक साइड दर्पण के पीछे बनता है। लास्ट वाला चित्र हम बताए थे। तो अगर हम वस्तु की दूरी की बात करते हैं तो क्या में होगा, ये वस्तु की दूरी माइनस में होगी, क्योंकि देखो वस्तु इधर रखी जाती है इधर, और ये दूरी क्या में होगी, हमेशा माइनस में होगी। देखिए एक कंफर्म फोकस दूरी की चर्चा करते हैं। देखो यह अवतल दर्पण और ये इसकी फोकस दूरी। अब बताओ वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है कि नहीं दिशा में है, तो वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में होने के नाते ये जो फोकस दूरी होगी ये फोकस दूरी माइनस में होगी। और प्रतिबिंब की चर्चा कर देते हैं। तो जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक क्या में होगा, माइनस में, और आभासी क्या में होगा, प्लस में। तो अगर अवतल दर्पण है देखिए 5 इसका 5 प्रतिबिंब जो बनता है सब यही साइड बनता है और सब नीचे की ओर बनता है। कैसे बनता है, नीचे की ओर बनता है।
और जब बताया था दूरी नीचे की ओर होगी, अगर कोई नीचे की ओर प्रतिबिंब बन रहा है तो हमेशा ये कायम होगा, माइनस में होगा। तो प्रतिबिंब जब नीचे बनता है, जो अगर प्रतिबिंब नीचे बनता है तो इसका प्रतिबिंब अगर वास्तविक होगा तो देखिए यही साइड होगा कि नहीं, यही साइड बनेगा। और जब यही साइड बनेगा, अगर लंबाई की बात की जाए या लंबाई की बात की जाए तब पर भी माइनस, और दूरी की बात की जाए तब पर भी माइनस। तो प्रतिबिंब यही साइड बनने के लिए या बनने के कारण प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब का जो प्रतिबिंब होगा और जो वास्तविक होगा वो काहे में होगा, माइनस में होगा। और आभासी प्रतिबिंब की चर्चा करते हैं कौन से दर्पण में, अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में एक प्रतिबिंब, लास्ट वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जो सीधा ऐसे बनता है, और आभासी बनता है दर्पण के पीछे बनने के कारण, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के बनने के कारण यहां पर जो आभासी प्रतिबिंब होगा ये कायम होगा, प्लस में होगा। तो चिन्ह परिपाटी के तरीके से आप यहां पर ग्राफ के तरीके से, एक चित्र के तरीके से समझ सकते हो कि फोकस माइनस में क्यों होगा, वस्तु माइनस में क्यों होगी, वास्तविक क्यों माइनस में होगा, आभासी क्यों प्लस में होगा। तो इस तरीके से, इस चित्र के जरिए से हम लोग ये समझ सकते हैं। अब यही वाला चित्र अगर हम उत्तल दर्पण के लिए बनाए तो उत्तल दर्पण के लिए कैसे बनेगा, तो इसको थोड़ा समझिएगा ध्यान से। हाँ, तो देखते हैं भाई, उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में ये क्यों या कैसे प्लस में आ गया फोकस, वस्तु माइनस में क्यों आया, और इसका प्रतिबिंब आभासी हुआ तो प्लस में ही क्यों आया, इसकी चर्चा करते हैं। क्यों आया, आप क्वेश्चन क्यों से होगा, कैसे आ गया, तो समझिए। अब भाई देखिए, ये गोली दर्पण है इसका, और अवतल दर्पण उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का अब इसका फोकस इधर होगा, इसकी वक्रता त्रिज्या इधर होगी। अब ये कौन सा अक्ष माना गया बताओ, एक्स अक्ष का धनात्मक सिरा माना गया। एक्स अक्ष के धनात्मक सिरे पे कौन स्थित है, फोकस। कौन स्थित है, फोकस स्थित है। तो एक्स अक्ष पर धनात्मक फोकस होने के कारण फोकस दूरी कायम होगी, ये प्लस में होगी। और वस्तु हमेशा अभी बताए थे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दो प्रकार का बनता है, एक जब वस्तु अनंत पर है और दूसरा जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच में है। तो बताइए, दर्पण के पीछे इस साइड से किरण जा रही थी ना, जा रही थी, तो वस्तु हमेशा दर्पण के इसी साइड तो रखा जाएगा ना। वो भी देखिए, वस्तु एक्स अक्ष के ऋणात्मक दिशा के साथ रखने के कारण ये इसका वस्तु की दूरी कायम होगी, माइनस में होगी। और इस सब का प्रतिबिंब दर्पण के इस साइड बन रहा था। याद रखिएगा, जिस साइड पॉलिश की गई है इस साइड एक प्रतिबिंब तो यहां पर फोकस पर प्राप्त हुआ था और एक प्रतिबिंब यहां पर प्राप्त हुआ था। और यहां पर प्रतिबिंब प्राप्त होने के कारण प्रतिबिंब आभासी है, और आभासी साथ यक्ष अक्ष बनने के कारण और ऊपर दिशा में या इतनी दूरी पर बनने के कारण ये प्रतिबिंब की दूरी आभासी के साथ साथ क्यों हो गई, ये हो गई किसमें, प्लस में हो गई। तो चिन्ह परिपाटी में अगर हम ग्राफ के तरीके से बहुत अच्छे तरीके से समझ लें तो याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, केवल समझ के आप लोग पूरा चित्र के तरीके से अपने दिमाग में ठूंस सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि अवतल दर्पण क्या होगा, अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग खत्म करके टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। हाँ, तो उसके आगे हम लोग अभी बताए थे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पर होता है। क्योंकि भाई देखो, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना पढ़ लिए, और चिन्ह परिपाटी भी पढ़ लिए इसी वीडियो में, और उसके बाद अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग कैसे पढ़ेंगे। तो बात समझिएगा कि यहाँ पर एक साइड में अलग अलग दर्शाया गया है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है और अवतल दर्पण का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो कॉन्सेप्ट के तरीके से हम लोग समझेंगे कि अवतल दर्पण का यूज कहाँ पर किया जाता है और उत्तल दर्पण का यूज कहाँ पर किया जाता है। तो जैसे चेहरे का बड़ा एवं सीधा आभासी प्रतिबिंब देखना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। आप लोग देखिए, नाई की दुकान पर उसमें बड़ा सा दर्पण लगा होता है जिसमें बहुत छोटे से छोटे चित्र को बहुत बड़ा करके या हल्का बड़ा के फॉर्म में देखा जाता है। तो किसी भी चेहरे को, या कह दिया जाए कि जहाँ पर फेस वगैरह साफ किया जाता है वहाँ पर भी
इसी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि बहुत बड़े से बड़ा प्रतिबिंब बनाया जा सके। तो अवतल दर्पण बड़े से बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए नाई अपने दुकान में करते हैं, दाढ़ी बनाने वाले स्थानों पर जहाँ पर होता है वहाँ पर जो दर्पण लगा होता है वो अवतल दर्पण माना जाता है। और आगे डॉक्टर वगैरह टार्च मार करके दांत का, गले का, कान का, आँख का, इसका सब इलाज करते हैं, तो वो लाइट में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो वो उस लाइट में ये अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। इसकी सहायता से डॉक्टर आँख, नाक, गला इसका भी इलाज करता है। ये कैसे होता है? क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है वो अभिसारी प्रकृति का होता है, ये प्रकाश के सिकोड़ करके एक बिंदु पर केंद्रित करता है। तो अगर डॉक्टर को इलाज करना है, अगर प्रकाश फैल जाएगा तो प्रकाश एक स्थान पर नहीं जा पाएगा ना। तो प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अभिसारी प्रकृति होने के कारण अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर अपने टार्च में करते हैं। तो इसमें जो परावर्तक या परावर्तक तल होता है उससे परावर्तन या रिफ्लेक्शन हो करके बहुत तेज से प्रकाश पहुंच जाता है, तो वहां से आंख, नाक, गला, कान इस सब का इलाज करने के लिए डॉक्टर उसका प्रयोग करते हैं। मोटर कार स्टीमरो सर्चलाइट में इसका उपयोग आगे हेडलाइट के रूप में किया जाता है। जैसे मोटर कार है, गाड़ी में इसका उपयोग आगे किया जाता है। सर्च लाइट में जो लोग, सर्च लाइट मतलब जो कहा जाता है कि रात में ढूंढने के लिए, वस्तुओं को ढूंढने के लिए पुलिस वगैरह किया करते हैं, जंगलों में जाने के लिए किया जाता है इसका उपयोग, स्टार्च का उपयोग। क्यों? क्योंकि ये कार्य करता है कि प्रकाश को समेकित रूप में करके बहुत दूर तक भेज सकता है, यही अवतल दर्पण। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मोटर कार, स्टीमरो, सर्चलाइट आदि में भी किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर उत्तल दर्पण में दिया गया है क्या? इसका उपयोग कार, बस, ट्रक आदि के साइड मिरर के रूप में, मिरर माने दर्पण, साइड माने बगल या किनारा, बगल होता है। तो जो बस होती हैं, ट्रक होती हैं, कार होती हैं, इनके साइड में जो दर्पण लगा होता है पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा हमेशा कि जो साइड मिरर के रूप में है वहां उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, और आगे हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? आगे हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और सेकंड उपयोग इसका क्या है कि गली और बाजारों, जो बाजार देखते हो, बहुत बाजार वगैरह जहाँ मार्केट वगैरह होती है वहां पर देखो तो ऊपर खंभे में एक बहुत बड़ी लाइट लगी, हाइलोजन लगा होता है, उसमें नीचे कांच का प्रयोग किया जाता है। वहां पर कांच का उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वहां पर जो दर्पण होता है उसके ऊपर जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपसरित प्रकाश को करता है। बाजार में बहुत दूर तक लाइट को फैलाई जा सकती है, किसकी सहायता से? उत्तल दर्पण की सहायता से। तो हम लोग कह सकते हैं गली बाजारों इनमें जो लगी लैंपें होती हैं इसमें कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ से इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। आगे लेक्चर में बहुत अच्छे सुटेबल तरीके के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी। जय हिंद।